चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं जो कि पर्टिकुलरली इंडिया से रिलेटेड है, हमारे देश से रिलेटेड है, हमारे राष्ट्र से रिलेटेड है और जो मैं आगे कुछ महत्वपूर्ण देख पा रहा हूं वही आपको एडवांस में देने जा रहा हूं। क्या ऐसा देख पा रहा हूं, जरा देखते हैं। डियर इंडियंस, बी रेडी फॉर बिगर डिस्टर्बेंसेस। बिगर डिस्टर्बेंसेस ये कुछ है जो मैंने पाया है अपने रिसर्च वर्क में कि आगे क्या ऐसी परिस्थितियां आने वाली हैं जो हमें आपको ये वीडियो देना पड़ रहा है। जून खत्म होने वाला है, 3 दिन का समय और बाकी है और हम जुलाई में एंटर कर जाएंगे। तो क्या मैंने देखा और क्या आगे होने वाला है एडवांस में आप सुन लीजिए मुझसे और धीरे धीरे वो सब कुछ सत्य होते हुए पाइए। आगे जो जो मैं बोल रहा हूं देखिए कि वो कितनी जल्दी घटित होना शुरू होता है और पहले से ही आपको पता होगा कि अब इसके आगे ये होगा, इसके आगे ये होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं और आप देखते होंगे घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है। शेयर करिए अपने ग्रुप्स में और अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बटन भी पुश कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही यहां कोई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आगे चलते हैं। क्या है खास जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। देखिए, यहां से इसका मतलब है कि जून समाप्त हो रहा है। यहां से आप देखेंगे कि देश में अस्थिरता का माहौल फैलाया जा रहा है। अस्थिरता का मतलब यह है, यह दिखाया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर देश में बिल्कुल समाप्त हो चुकी है और इस काम को करने के लिए जितने भी विरोधी दल हैं वो सब एक मंच पे दिखाई देंगे। आपको याद होगा अभी 23 जून को पटना में भी एक महत्वपूर्ण रैली हुई, एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस हुई थी, रादर जमघट हुआ था, जिसमें वही जो मैंने पहले बताया हुआ था आपको 14-15 पार्टीज शामिल थी और उन्होंने एक साथ एक मंच पर रहने का एक रेजोल्यूशन लिया था। तो वो तो एक रेजोल्यूशन है, चलिए एक प्राइमरी स्टेज थी। आगे क्या होने वाला है, कितनी और ज्यादा आपस में और ज्यादा समीपता होगी, कितनी आपस में और ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती, वो मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं। उसका रीजन क्या होगा वो भी साथ में बताने जा रहा हूं। चलिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि अब कुछ महत्वपूर्ण कानून हमारे नए संसद भवन में लाए जाएंगे। पहला पॉइंट ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है आपका कि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कानून हमारे नए संसद भवन में लाए जाएंगे। वो संसद भवन उसका गवाह बनेगा कि देश के लिए इतने महत्वपूर्ण कानून पहले ही सेशन में प्रस्तुत किए जाने वाले हैं या प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से उत्पत्ति आगे बढ़ेगी, यहीं से पूरी स्टोरी आगे बढ़ेगी। ध्यान रखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण कानून है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यह एक कानून बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में थोड़ा सा बहुत थोड़ा बताता हूं, क्योंकि अगले जो हमारा दूसरा चैनल है उस पर किसी दिन इसका मैं विवेचन करने वाला हूं। जो मिस्ट्रीज अनवेल्ड बाय देवेश कुमार पाठक है उस पर मैं इसके बारे में विस्तार से किसी दिन बताने वाला हूं। मैं अभी शॉर्ट इसमें आपको बता रहा हूं कि जब यहां ब्रिटिशर्स थे तो 1840 में एक महत्वपूर्ण एक इस तरह का कमेटी गठित किया गया था, एक भारत के पूरे कानून और उस व्यवस्था के लिए। तो वहां पे जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट को लागू कर दिया गया, लेकिन कुछ पॉइंट्स बिल्कुल उसमें छुए नहीं गए। क्रिमिनल को तो ले लिया उसमें, लेकिन बाकी ये जो और पॉइंट्स हैं, सक्सेशन है या इनहेरिटेंस है या रिलीजियस है, उनको नहीं लिया गया था और वो ब्रिटिशर्स की चाल थी। ये सब मिस्ट्रीज मैं खोलूंगा अपने उस चैनल पर बारी बारी करके, सबका नंबर आएगा।
ये कानून इसका भी खोलूंगा, और भी जो ब्लैक कानून बनाए थे ब्रिटिशर्स ने उसको भी बताऊंगा। कैसे कैसे इन्वेडर्स हमारे इंडिया में आके उन्होंने क्या हमें बर्बाद किस तरह से किया, वो भी खोलूंगा, बिल्कुल निडर होके और साफ साफ शब्दों में खोलूंगा। तो चलिए अभी केवल इतना कि 1840 में ये जो है एक महत्वपूर्ण कमेटी उसको बनाया गया था और उन्होंने इस पर अपना एक रिपोर्ट दिया। उस आधार पे वो तो अलग कर दिया गया लेकिन इसको अनटस्ट किया गया। हम जब स्वतंत्र हुए तो उसके बाद में बोला नहीं, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड तो होना चाहिए। और जो इसके रचनाकार थे, बनाने वाले थे, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, जिसके प्रधान अंबेडकर साहब थे, आपको पता है भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्होंने ये हमें इतना खूबसूरत सा संविधान दिया, उनका खुद का मत था कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। क्योंकि जब हम संविधान को लागू कर रहे हैं तो सबके लिए लागू होना चाहिए, उसमें कोई छूटना नहीं चाहिए, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनके लिए ये कानून है, इनके लिए ये कानून है, इनके लिए ये कानून है। उन्होंने स्वयं ही इसका जबरदस्त सपोर्ट किया था और इसको रखा था। फिर क्या हुआ कि कुछ पर्टिकुलर वर्ग ने इसका विरोध किया और विरोध करने के बाद इसे कानून का अमली जामा पूरा नहीं पहनाया जा सका। और इसीलिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट होते हैं, जिनको हम नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं, जो ऑब्लिगेटरी नहीं होते हैं, जो बिल्कुल भी कानूनी रूप से कंपल्सिव नहीं होते हैं, जिनके अगेंस्ट हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जिनका वर्णन है, 36 to 51, उसमें इसे डाल दिया गया। उसमें अनुच्छेद 44 में इसको डाल दिया गया, 44 में और सेक्शन 4 में उसको डाल दिया गया कि सरकार की जिम्मेदारी है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू करना है, क्या इसका करना है, और इसको सरकार करेगी। इसका मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इसका मतलब क्या हो गया, निर्देश दे दिया गया। तब से लेके आज तक फिर कांग्रेस की क्या स्थिति रही, आपको पता ही है कि कांग्रेस ने कभी इस पे कॉग्निजेंस नहीं दिया। हिंदू एक्ट तो बना दिए, 54, 55, 56 में कई एक्ट बना दिए जिससे हिंदुओं के जो कानून हैं उनको तो उन्होंने कर दिया, लेकिन दूसरे पक्ष की कानून बनाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई, बल्कि उन्होंने कहा जो चल रहा है उसको और ज्यादा लिबरल हुए उसके बारे में। याद होगा आपको 1985 में शाहबानो केस, जो बेचारी लेडी थी उसको भी तलाक दे दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसके पक्ष में दे दिया निर्णय। और याद होगा आपको 1986 में राजीव गांधी जी का जब कालखंड था मीन्स कांग्रेस का, तो उन्होंने एक कानून ला दिया और उसको बाईपास कर दिया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को। इसका मतलब यही महत्वपूर्ण तत्व थे जिसके कारण से यह हुआ था। शाहबानो केस बहुत प्रसिद्ध है, इसके बारे में भी मैं विस्तार से बताऊंगा। तो इसका मतलब है कि आज तक वो नहीं किया गया। अब उसमें है क्या, उसमें सिंपल है, उसमें जो एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है उसकी जगह पर समान अधिकार सबको दिए गए, फीमेल्स को भी वही अधिकार मिलने हैं, ऐसे समझ लीजिए। कोई तलाक 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 कह के नहीं छोड़ सकता है उसको। इनहेरिटेंस बराबर का देना पड़ेगा उसको जो उसका हिस्सा है बराबर देना पड़ेगा। कोई भी जो है वो गोद लेने की सिस्टम है, एडॉप्शन जिसको कहते हो, ले सकते हैं, उसमें अधिकार है। तो वहां स्त्रियों को और ज्यादा अधिकार देने की बात हो रही है और साथ ही साथ सभी धर्मों के लिए एक तरह की एक दिशा निर्देश देने, उसी को यूसीसी कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड। उसमें ऐसा नहीं कि पारसी के लिए अलग कानून है। अभी आपको कई हिंदू है, सिख है, देन आपका जैन है, बौद्ध है, इनके तो एक कानून है, बाकी कुछ कानून अलग हैं जो अलग अलग 5-6 कानून बनाए हुए हैं। पारसीज के लिए कुछ अलग, क्रिश्चियन के लिए कुछ अलग, मुस्लिम्स के लिए कुछ अलग। तो उनको सबको यूनिफाइड कर दिया गया और बोला नहीं ये सब एक तरह के होंगे, क्योंकि आप भारत के नागरिक हो, सब पे एक तरह के कानून लागू होंगे। सबसे महत्वपूर्ण कानून के, इसलिए मैं आपको महत्वपूर्ण बता रहा हूं ये विवेचन, क्योंकि इसी का सबसे ज्यादा विरोध दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिए, ये कानून पेश करने के लिए इस बार इसी सेशन में प्रयास होगा और किया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ कानून पेश किए जाएंगे और उन कानूनों का इस विरोधी पक्ष के द्वारा विरोध किया जाएगा। ध्यान रखिए कि इन कानूनों की इंटरप्रिटेशन, जिसको आप कहते हो, इनकी व्याख्या अलग अलग तरह से की जाएगी। कोई कहेगा कि ये धर्म पर कुठाराघात है, कोई कुछ कहेगा, और तब हमारे जो ये विरोधी दल हैं वो और पास आ जाएंगे। कोई महात्मा गांधी की तस्वीर के नीचे बैठा होगा, कोई मिलके कहेगा कि अब हम
आमरण अनशन करेंगे, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, और ये आ जाएंगे एक ही मंच पर। इसमें कुछ बिगर जो हमने लिखा है डिस्टर्बेंसेस दिखाई दे रहे हैं। कुछ राज्यों से बहुत ज्यादा टफ रिस्पॉन्स मिलेगा, जिसमें वेस्ट बंगाल शुरुआत करेगा इसकी, वेस्ट बंगाल से केरला है, साथ ही साथ और राज्यों में भी इसका कठोरता से, जिसमें राइट्स भी शामिल है, जिसमें हिंसात्मक कार्यवाही भी शामिल है, वो भी की जाएंगी, और बड़े बड़े आंदोलनों पर लोग बैठने की घोषणा करेंगे और प्रयास करेंगे। इसका मतलब है कि यह हमें बिग डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है। जुलाई से लेके अगले 9 मंथ्स तक काफी डिस्टर्बेंसेस देश के अंदर हमें इस तरह के दिखाई दे रहे हैं। संसद में भी सेशन नहीं चल पाएगा, और ये विरोधी दल या तो ये संयुक्त रूप से रिजाइन करने का प्रस्ताव रखेंगे कि हम सब छोड़ रहे हैं, और या फिर क्या करेंगे, ये राज्यसभा में उस कानून को पास नहीं होने देंगे, क्योंकि बीजेपी के पास राज्यसभा में अभी वो मेजॉरिटी नहीं है जिसके आधार पर ये कानून पास करा सके। अगर किसी तरह से पास करा भी लिया, क्योंकि उसके भी कई तरीके होते हैं, अगर करा भी लिया मान लीजिए, तो ध्यान रखिए ये एक विशेष तरह के आंदोलन देश भर में शुरू हो जाएंगे, जैसा आपने देखा था CAA के और NRC के चक्कर में हुआ था, उस तरह से शुरू कर दिए जाएंगे, और कहा जाएगा कि देश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है और हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। कई देश बाहर से भी उसमें अतिक्रमण करेंगे, सहायता का आश्वासन देंगे, और इस तरह से एक बिग डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है आगे के समय में, जिसमें राइट्स भी कुछ होंगे, सरकारी जो आपके प्रॉपर्टी है उसको भी लॉसेस दिखाई दे रहे हैं, और एक जिसको कहते हो लॉ एंड ऑर्डर का एकदम जियोपर्डाइज हो जाना, वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। नई संसद में यह दिखाया जाएगा कि नहीं, यह जो संसद बनी है ये ठीक नहीं है, देखो इसमें डिस्टर्ब हो रहे हैं, इस तरह की कार्यवाहियां की जाएंगी। कुछ नए जो कहते नहीं, नए जो होते हैं लोग, वो आके सामने कहेंगे कि अब हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि कोई ठोस कानून नहीं बनाया जाता है। राष्ट्रपति को घसीटा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट घसीटा जाएगा, और जब यह बताया जाएगा उनको कि ये तो सब पहले से ही है, संविधान कहा गया था आर्टिकल 44 में, और ये कई बार कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। 85 में जो मैंने अभी आपको सावानो केस बताया, उसमें भी जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने भी कहा था कि नहीं, ये कॉमन सिविल कोड होना ही चाहिए देश में, उन्होंने भी कहा था। तो ये सब कहा जाएगा, लेकिन तब क्या कहा जाएगा कि जैसे जिस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है वो हमें स्वीकार नहीं है, इसको JPC में भेजिए, इसके लिए अलग से कमेटी गठित करिए, इसको अभी पास करने की क्या जरूरत है, इसको बाद में देखा जाएगा, इसको सस्पेंड कर दीजिए, ये अभी पारित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और आप इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। इसका मतलब किसी भी तरह से उस कानून को पास करने नहीं दिया जाएगा। इसी तरह से और कानून भी आएंगे, कुछ 3 से 4 कानून ऐसे होंगे जिनका विरोध ये बहुत जबरदस्त लार्ज स्केल पे करेंगे, और उस समय ये सब एक तरह से जुगलबंदी में आ जाएंगे कि हम किसी भी तरह से इनको राज्यसभा में पास नहीं होने देंगे, और तब विपक्ष की जो एकता है वो और ज्यादा आपको दिखाई देगी। तो समझ गए आप, विपक्ष की एकता भी ये शुरुआत है, आगे आपको और दिखाई देगी। और क्या है परिस्थितियां, आप देख रहे हैं उत्तर पूर्व में परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं। मणिपुर में क्या हो रहा है मैंने पहले ही बताया हुआ था आपको, इवन अपनी पुस्तक में भी लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उत्तर पूर्व में परिस्थितियां बहुत खराब होंगी, और वो स्थितियां आप देख रहे हैं। मैंने कहा था बहुत बड़े स्केल पर हथियार इकट्ठे हो रहे हैं, कितने हथियार पकड़े गए हैं आपने देखा होगा, सबने न्यूज पे देख लिया होगा, न्यूज़पेपर्स में देख लिया होगा, कितने बड़े हथियार जिनको कि बहुत बड़े उसके लिए यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट के लिए, वो वहां पर मिल रहे हैं। बंगाल में इससे भी ज्यादा हथियार इकट्ठे हो चुके हैं, बार बार कह रहा हूं, चीख चीख के कह रहा हूं, अलग अलग तरह के हथियार इकट्ठे हो चुके हैं, और कई तरह के विदेशी भाड़े के लोग वहां पर रह रहे हैं, और वो लगातार अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे हैं। यही काम केरला में हो रहा है, ध्यान रखना, पहले भी बताया था, तो बहुत बड़ा गैंग, बहुत बड़ा ग्रुप इनका जो है बस्ट हुआ था। फिर कह रहा हूं ये परिस्थितियां बन रही हैं, इसलिए भारत सरकार को, अब भारत सरकार भी इसमें बहुत ज्यादा इसलिए नहीं कर सकती है कि राज्य सरकार की कानून व्यवस्था की गारंटी होती है, उसी का ये विषय होता है।
तो लेकिन और जो संस्थाएं हैं उनको ध्यान देना चाहिए, जैसे आपका जो नेशनल जो सिक्योरिटी का संस्था है उनको देना चाहिए, और भी जो संस्थाएं हैं और कानून हैं जिनको लागू करना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू करके और किसी तरह वहां से इन हथियारों को सीज करना चाहिए। नहीं तो बहुत बड़ी घटनाएं आगे हमें दिखाई दे रही हैं। ध्यान से सुन लीजिए इसको। अभी देख लेना, यही चुनाव हो रहे हैं, इसी में जो पंचायती चुनाव, उसमें ही कितनी हिंसा की खबरें मिलने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, आगे आने वाले 9 मंथ्स जो हैं बहुत ही खतरनाक हैं। इसमें आपको कई आंदोलन दिखाई देंगे। ये किसान आंदोलन देखो अभी आएगा बीच में, अभी पहलवानों का आंदोलन चल रहा है, इनको कंजॉइन किया जाएगा, और जितने भी आंदोलन हैं उनको आपस में कोरिलेट करने का प्रयास किया जाएगा। किसी पर्टिकुलर जगह पे, सार्वजनिक जगह पर विरोध होंगे और कई सड़कें बंद की जाएंगी, कई तरह के थ्रेट्स होंगे, संविधान को बताया जाएगा कि अब संविधान समाप्त होने वाला है यहां पर। इसी तरह से ये सब चीजें आपके सामने आने वाली हैं। मेरा रिसर्च मैं वो बता रहा हूं आपको, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं कि क्या गलत है क्या सही है, वो बात की बात। जो हो रहा है आगे होना है वो मैं बता रहा हूं आपको। वो जो परिस्थितियां हमें दिख रही हैं, जो मैंने पूरा का पूरा रिसर्च किया है कि आगे के 9 महीने बहुत ही डिस्टर्बिंग हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। कौन सही है कौन गलत है ये तो कोर्ट देखेगा या कानून के जो समीक्षक हैं वो देखेंगे। तो इसका मतलब है कि आगे डिस्टर्बेंसेस बहुत होने वाले हैं, और एक स्लोगन होगा और वही होगा, मोदी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। इस तरह के स्लोगन आपको सुनने को मिलेंगे। जगह जगह पर इस तरह की परिस्थितियां आप देखेंगे, कई आंदोलन, कई जगह राइट्स, कई जगह परिस्थितियां विपरीत होंगी। विदेश के कुछ बहुत अरबपति खरबपति लोग वो इसमें बहुत इंटरेस्ट लेंगे, कुछ देश बहुत इंटरेस्ट लेंगे और फंडिंग करेंगे। आप देखेंगे इस कालखंड में कई सोशल संस्थाएं जो हैं, सामाजिक संस्था, उनको बहुत मोटे स्तर पर, बहुत बड़े स्केल पर उनको फंडिंग हो रही है। उनके अकाउंट्स चेक कराए जाएं तो देखिए आपको पता चल जाएगा कि बहुत बड़े स्केल पर उनके लिए फंडिंग हो रही है। कुछ बहुत विदेशी बड़ी शक्तियां इसके पीछे हैं कि किसी भी तरह से भारत को डिस्टेबलाइज किया जाए, अस्थिर किया जाए। क्यों? क्योंकि स्थिरता अगर रही तो ये दुनिया के कई देशों से आगे जाने वाला है देश। इसलिए अब कई शक्तियां लगने वाली हैं। ध्यान रखिए, जितने भी सोशल ट्रस्ट हैं या सोशल इस तरह के जो संस्थाएं हैं, उनके अकाउंट्स में भर भर के पैसे आने वाले हैं इन दिनों में, और उसका प्रभाव यहां दिखेगा कि हर छोटे कानून, छोटे एक्शन, बड़े एक्शन पर विरोध होंगे, हर मंच पर होंगे, हर जगह होंगे, जिससे यह बताया गया दुनिया में कि इंडिया से बुरा देश कोई नहीं है। यहां हम लोग बहुत मुसीबत में हैं, यहां की परिस्थितियां बहुत खराब हैं, प्रजातंत्र यहां खत्म हो चुका है, यहां की कानून व्यवस्था खतरे में है, और हमें किसी तरह से बचाइए। ऐसे ऐसे देश आएंगे इसमें प्रतिक्रिया देने के लिए जिनके खुद के देश में खाने को भी नहीं होगा, प्रजातंत्र वहां नाम की चीज नहीं होगी, वो भी शिक्षा देने आ जाएंगे। तो ध्यान रखिए, ये आगे आने वाला समय ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। राष्ट्र के एक जिसको निर्माण कहते हो और राष्ट्र के लिए जो डिस्टर्बेंस है वो दिखाई दे रहा है। इसलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने आपको दिया, यहां हमें आगे और भी कई चीजें दिखाई दे रही हैं, वो भी हम आगे के वीडियोस में आपको देंगे। और इन सबका परिणाम क्या होगा 2024 में, क्या इलेक्शन होंगे भी कि नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कई जगह से इस तरह की भविष्यवाणियां सामने आ रही हैं कि 24 का इलेक्शन नहीं हो पाएगा, और होगा भी तो फिर ये सरकार अस्तित्व में नहीं आ पाएगी, आ भी जाएगी तो ये कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पाएगी। ये कई प्रश्न हैं जिन पर मेरा लगातार रिसर्च चल रहा था, और अब वो लगभग कंप्लीट है। मैं आपको आगे एक एक करके अलग अलग वीडियोस में ये सब कुछ देने वाला हूं। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द ही हम आपको और किसी महत्वपूर्ण विषय पर देने वाले हैं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।